मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ बीएचएमएस का मेरे पास डिग्री है। मैं अपना जीवन यापन हेम्योपैथिक फील्ड को मैंने चुना और 2010 में मैंने डिग्री प्राप्त करके और हेम्योपैथिक का प्रैक्टिस की ओर चले आए। आने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया था कि जब कभी भी मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मैं जिला में मैं प्रैक्टिस करूंगा। मैंने चूज किया खगड़िया जिला को और मैंने 2012 में खगड़िया जिला शिफ्ट किया। वहां से अपना प्रैक्टिस करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे और लगातार जीवन यापन करने के दरमियान मेरे को एक सिस्टम मिली। वो सिस्टम का नाम है आरसीएम बिजनेस। आज हम उस बिजनेस को लगातार मैं सीखते हुए चला आ रहा हूं। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बिजनेस मेरी जिंदगी में कैसे आई। दोस्त, आरसीएम फर्स्ट पार्ट में जब हमने पढ़ाई कर रहे थे उसी दरमियान 2008 में मेरे जिंदगी में आरसीएम बिजनेस आई और लगातार जैसे तैसे हम कर रहे थे। उसी के दरमियान मेरे एक मित्र, जो आप सारे लोग उनको जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, विपिन शर्मा, जहां पर अपना क्लिनिक है उनके बगल में थोड़ा सा हट के उनका अपना फर्नीचर की दुकान था, अभी भी है। उन्हीं से फर्स्ट फेज से ही जानकारी मेरे को मिली आरसीएम बिजनेस के लिए। जब सिस्टम बंद हो गई थी, जब दोबारा सब सिस्टम खुली तो वही बताए हमको कि सर सिस्टम पुनः फिर खुल गई है, पुनः इसमें हम लोग आवें और फिर से हम लोग काम करें। तो मैंने पूछा उनसे कि सर इसमें करना क्या होगा। उन्होंने बताया इसमें केवाईसी देना पड़ता है। मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स उनके मार्गदर्शन में मैं सारा डॉक्यूमेंट्स को भेजा, क्योंकि वो पहले डॉक्यूमेंट्स भेज चुके थे। डॉक्यूमेंट्स दिए और फिर से मेरा पहले वाला कोर्स चालू हो गई थी। कोर्स चालू होने के बाद उसी दरमियान डॉक्टर राम आशीष सर विपिन सर के दुकान पर आए और उनके माध्यम से संजय सर मेरे गुरुदेव, उनके माध्यम से सर की मेरी जिंदगी में आगमन हुई और सर ने मेरे को बताए कि लगातार दीपक सर सीखने की चीज है, आप तो थोड़ा अनुभवी व्यक्ति हैं और पेशे से डॉक्टर हैं, थोड़ा सा इस सिस्टम को समझा जाए, इस सिस्टम से रॉयल्टी मिल सकती है। मैंने बोला कि सर हम नेटवर्क नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। मैंने ठोकर खाए हुए व्यक्ति हैं, हम नेटवर्क को नहीं करेंगे। फिर भी लगातार सर ने मेरे को आश्वासन दिए कि ठीक है सर, इस सिस्टम को समझिए, नुकसान की बात कुछ भी नहीं है। तो सर के बातों को मान के उस समय में अपने जिला में पीयूसी नहीं हुआ करता था। सर अपने यहाँ से या जहाँ से भी सामान लाख हमको देते थे और सामान पे यूज करना शुरू किए। लगातार सामान का यूज करते हुए आगे को बढ़ते 3 से 4 महीना के बाद मेरे अकाउंट में कुछ पैसा आई। वो पैसा का अमाउंट है 517 रुपया। जब वो पैसा मेरी जिंदगी में आई तब मेरे को विश्वास हो गया कि सामान खाने से भी पैसा आता है। और तब तक में पार्ट 2 का प्रोडक्ट का अनुभव भी हो गया कि पार्ट 1 का प्रोडक्ट क्या था और पार्ट 2 का प्रोडक्ट क्या है। दोस्तों, जब मैंने प्रोडक्ट को यूज किया तब मेरे को और विश्वास जगा। मैंने धीरे धीरे अपने फैमिली में, अपने घर में लगातार प्रोडक्ट का संख्या बढ़ाते हुए चले गए। फिर दूसरे महीना में इनकम आई, मेरा विश्वास बढ़ते चला गया। उसके बाद सर हमको बोले सर और पैसा चाहिए, आपको मीटिंग में आना होगा। दोस्तों, जब सर कभी कहते थे मीटिंग में आने के लिए, हम बहाना बना दिया करते थे, हम सीखने का नाम नहीं लिया करते थे, हम भागा क्या करते थे, क्योंकि नेटवर्क से हमको चोट खाए हुए थे। इस तरह से लगातार हमारी जिंदगी 1 साल तक सर को हमने बहाना बनाए, फिर भी सर मेरे पीछे लगे रहे। और सर का बात को मान के 1-2 बार मैंने रोसड़ा के मीटिंग में गए, वहां मेरे के आत्मा जगा। आदरणीय मंजित सर के वेबिनार चल रही थी रोसड़ा के मनमारी विवाह भवन में। वहां अपने को सोचने से मजबूर हम हो गए, ये लड़का क्या कर रहे हैं। वहां से हम अपने आत्मा को जगाए और लगातार अपने आप को जगाए और लगातार धीरे धीरे अपने लोगों को, दोस्तों को, संबंध को बताना शुरू किए। लगातार बताने के दरमियान फिर मेरे साथ कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। जो लोग आए उनको भी सिस्टम बताते गए, उनके भी अकाउंट में कुछ पैसा आया और मेरे भी अकाउंट में कुछ बढ़ के पैसा आया। हमको और मजा आने लगा। जब पैसा आता है तो लोग अंदर से मजबूत होने लगता है और मजा आया। धीरे धीरे करके हम इस सिस्टम को सीखना शुरू किए।
जैसे जैसे सर बताते गए वैसे वैसे हमने लगातार प्रयास करते गए, और कैसे हम इस मुकाम पर आ गए तो ये चीज मेरे को भी पता नहीं चला। ये सब सिस्टम की देन है दोस्तों, मेरे को भी पता नहीं चला कि ये हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे। लगातार हम मेहनत करते गए, लेकिन जब भी हम काम करते गए, पार्ट टाइम करते गए और लगातार करते गए, लगातार सर के सानिध्य में हम रहे और हम यहाँ तक पहुंच गए। इस सिस्टम में लगातार करने की चीज है, लगातार सीखने की चीज है। कहा गया है करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। तो दोस्तों जब लगातार आप काम कीजिएगा तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। इस तरह से मेरी जिंदगी में आरसीएम आई दोस्तों। इस तरह की मेरी कहानी रही शुरुआती दौर में। अब मैं आता हूँ आरसीएम क्या है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आरसीएम एक परिवर्तन है, एक बदलाव है। इस समाज में सदियों से कुछ न कुछ परिवर्तन होते आया है। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं सर। दोस्तों इस समाज में सदियों से परिवर्तन होते आ रहा है। हमारे पूर्वज खेतों में जब काम किया करते थे तो उनको डेली उपयोग का सामान जो खेतों में नहीं उपजते थे तो किसी न किसी दुकान से लाया करते थे। जैसे एग्जांपल में नमक, सलाइ, जो सामान खेतों में नहीं उपजता था वो सामान लाने के लिए वो अपना उस समय में अनाज दे के अपना सामान लाया करते थे। तो उस समय में लेन देन हुआ करता था अनाज का, अनाज देते थे, बदले में लोगों ने आवश्यकता सामान लेते थे। उसके बाद बदलाव हुआ मुद्रा का, लोग पैसा देके अपना आवश्यकता का सामान लेते थे। वही सिलसिला अभी तक आते चला आ रहा है सदियों से। उसी दरमियान हमारे टीसी सर हमारे सिस्टम के फाउंडर हैं और पहले से भी वो 1977 से व्यवसाय में थे। तो वो भी इसी तरह से सामान को बनाते थे और अपने कस्टमर तक सामान को पहुंचाने के लिए कईयों चेन के माध्यम से अपने ग्राहक तक सामान को पहुंचाने का काम करते थे। हमारे टीसी सर ही नहीं, कितने ऐसे फैक्ट्रियां थे जो इसी सिलसिला से अपना सामान कस्टमर तक, अपना ग्राहक तक पहुंचाने का चेन बनाए हुए थे। वो चेन इस तरह से है कि कंपनी कोई भी सामान को तैयार करती थी तो राज्य स्तर से एक ऐसे व्यक्ति को तैयार करते थे जिसका CNF, इसको बोलते थे एजेंसी उनको देते थे और सारा फैक्ट्री का प्रोडक्ट अपना एजेंसी अपना गोदाम में वो लाते थे। वहां से फिर अपने से छोटे दुकान यानी कि डीलर को भेजते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल को सामान भेजते थे और वहां से उससे छोटे दुकान यानी कि होलसेलर को सामान भेजते थे और वहां से फिर रिटेलर दुकान के पास सामान पहुंचता था और उसके बाद वहां से ग्राहक के बीच सामान मिला करता था। इस सिलसिला से सामान का वितरण हुआ करता था। कंपनी से लेके ग्राहक तक सामान आने में इतने लोगों की आवश्यकता थी, इतने लोगों की चेन सर्किल था। कंपनी बड़े बड़े महानगर में हुआ करते थे और हम लोग सुदूर देहात में रहा करते थे, तो कभी भी ग्राहक महानगर से सामान नहीं ला पाता था और कभी भी कंपनी डायरेक्ट अपने कस्टमर को सामान नहीं पहुंचा पाते थे। इस तरह से ये चेन सर्किट कंटिन्यू चलते चला आ रहा था। उसी में कुछ ऐसे पूंजीपति लोग हो गए ताकि सामान कंपनी से लेते थे और मिलावटी कर दिया करते थे बीच में। जैसे में बड़े बड़े पूंजीपति एजेंसी वाले, डीलर वाले और अपना भी सामान मिलावटी कर करके फिर वही सामान को डीलर को, होलसेल को, रिटेलर को दे के अपने ग्राहक पे आ जाया करता था। तो इस तरह से हमारा व्यापार हुआ करता था। उसी दरमियान टीसी सर के हमारे सिस्टम के फाउंडर हैं, उनके दिमाग में आया कि जब हम सामान बनाते ही हैं तो हमारे ग्राहक के पास सामान डायरेक्ट पहुंचे और शुद्ध सामान पहुंचे। उन्होंने ये सिस्टम लाए कि डायरेक्ट हम जब सामान बनाते हैं थोड़ा सा हम मेहनत करके अपने ग्राहक तक सामान को पहुंचा दें। दोस्तों 1 अगस्त 2000 ईस्वी में उन्होंने इस परिवर्तन को लाए और डायरेक्ट सेलिंग का निर्माण किए और डायरेक्ट कंपनी कस्टमर के बीच जोड़ने का ये एक चेन सर्किट बनाए।
ये एक अपना रास्ता बनाए कि कंपनी कुछ भी सामान तैयार करेगी जो इस माध्यम से हमारे ग्राहक तक सामान पहुंच जाया करेगा। उन्होंने अपना सामान बना के पहले डिपो को तैयार किए, वहां से पीयूसी को तैयार किए और अपने अपने ग्राहक को प्रमोशन करना शुरू किए कि यहाँ सामान लीजिएगा तो आपको शुद्ध सामान मिलेगी। ये एक बदलाव हुई 2000 ईस्वी 1 अगस्त से ये एक बदलाव हुई। इस बदलाव को लोग धीरे धीरे समझने लगे, अपनाने लगे और इसका लाभ उठाने लगे। तो इस तरह से ये एक डायरेक्ट सेलिंग का बदलाव हुई। लोगों को बदलाव करना चाहिए। जिस तरह से हमारे पूर्वज ने बदलाव के दरमियान नमक का जब व्यवस्था करते थे तो अनाज देख के नमक लिया करते थे, फिर मुद्रा देख लिया करते थे। आज भी हम लोग मुद्रा देख लिया करते हैं, लेकिन जब कभी भी हम लोग सामान मार्केट में परचेज करते हैं तो प्रत्येक 2-3 सामान पर एक सामान डुप्लीकेसी आ जाया करता है, जिस कारण से हम लोगों का 1 नंबर का पैसा मान कि उचित दाम लेता है, लेकिन सामान हम लोगों के बीच डुप्लीकेसी सामान आ जाया करता है। तो इससे बचने के लिए डायरेक्ट कंपनी कस्टमर से जोड़ा, इसी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। इसी का नाम दिया गया है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। दोस्तों, वहां से हम लोग ने बाजार करने का सही तरीका का कॉन्सेप्ट हम लोग जाने, धीरे धीरे लोगों को भी समझाने का हम लोग प्रयास करते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। तो आप डायरेक्ट सेलिंग के दरमियान क्या क्या लाभ मिलता है? तो पहला लाभ मिलता है कि आपको कंपनी जो कुछ भी सामान तैयार करती है वही सामान डायरेक्ट हमारे आपके बीच आता है, वहां हम लोगों को शुद्ध सामान मिलता है। कंपनी कभी भी नहीं चाहता है कि हमारे कस्टमर को अशुद्ध सामान मिले। कंपनी कभी भी नहीं चाहती है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को शुद्ध सामान न मिले, हमेशा चाहते शुद्ध सामान हमारे कस्टमर को मिले। तो पहला लाभ है कि 100% कंपनी शुद्ध सामान बनाती है, ताकि हमारे उनका एक ही कहना है कि मेरा देश तो स्वास्थ्य रक्षा पर, RCC सर का एक ही उद्देश्य है, स्वास्थ्य रक्षा पर काम कर रहे हैं, स्वावलंबन पर अपने पैर पर खड़ा होने का भी काम कर रहे हैं और देश रक्षा का भी वो काम करने का बीड़ा उठाए हैं। तो स्वास्थ्य रक्षा के रूप में जब वो कोई प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, हमारे आपके बीच जो प्रोडक्ट आ रही है वो बिल्कुल 100% शुद्ध सामान आ रही है। तो पहला लाभ हम लोगों का, पहला लाभ मिल गया स्वास्थ्य रक्षा। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, सबसे पहला धन हमको यहाँ से मिल गया। दूसरी पॉइंट ये है कि बिचौली लोगों के बीच जो पैसा हम लोगों का वितरण हुआ करता था, वो पैसा 10 से लेके 20% काउंटर पे ही डिस्काउंट हो जाता है। जो बिचौली लोगों के बीच सर बांटते थे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम इसी जगह बताना चाहेंगे कि कंपनी कोई भी सामान को तैयार किया 5 रुपया में, तो एजेंसी को देते थे 1 रुपया लेके, 6 रुपया में एजेंसी वाले 1 रुपया लेके डीलर को देते थे 7 रुपया में, और डीलर वाले भी होलसेल को देते थे 8 रुपया में, होलसेल वाले भी 1 रुपया लेके रिटेलर दुकानदार को देते थे, और दुकानदार भी 1 रुपया लेके 10 रुपया में ग्राहक को देते थे। कहने का तात्पर्य ये हुई कि कंपनी 5 रुपया में कोई भी सामान को तैयार किया और हमारे आपके बीच आते आते 10 रुपया सामान का कीमत हो जाता था। दोस्तों, 10 रुपया का सामान हम लाते थे और हमारे आपके पॉकेट से 10 रुपया निकल जाता था, और 5 रुपया का सामान मेरे घर में आता था और 5 रुपया इन बिचौलियों लोगों के बीच में बंट जाया करता था। यही कारण था कि हम लोगों को आर्थिक से तंगी आने लगे। तो इसी चीज को देखते हुए CC सर ने इस चीज को निर्णय लिए, हम आर्थिक आजादी दिलाएंगे, अर्थ से लोगों को आजाद कराएंगे। अपना देश 1947 से ही घोषणा हो गई है, अपना देश आजाद है, लेकिन अर्थ से, पैसे से आजाद नहीं है। उन्होंने ये बीड़ा उठाए हैं कि हम भी आर्थिक आजादी का अभियान चलाए और लोगों को, आम लोगों को खास लोगों बनाने का बीड़ा उठाए हैं और लोगों को पैसे से आजाद करने का भी रास्ता खोले हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आपकी बचत होना शुरू हो गया कि 1 नंबर में शुद्ध सामान मिला, दूसरा नंबर में आपका 10 से 20% काउंटर पर छूट मिला, आपको पॉकेट को भी बचाया गया
और इतना ही नहीं दोस्तों, बिक्री वैल्यू, जो सामान आपने परचेज किए वहां से आपका सामान बिका, आपके लाइसेंस पर परचेज हुई और आपका सामान बिका, उसी का नाम शॉर्ट नाम दिया गया है बिक्री वैल्यू, उसका भी शॉर्ट नाम है बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से मिनिमम 10% से लेके 32% तक आपके अकाउंट में भी देने का प्रावधान दिया है। दोस्तों इस जगह आपका अकाउंट को भी देखा गया, आपका 3 चीज देखा गया, स्वास्थ्य को भी देखा गया, आपको पॉकेट को भी बचाया गया और आपके अकाउंट को भी बचाया गया। दोस्तों ये 3 लाभ है। तब जाके हमारे समाज में बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछ दिए कि सामान महंगा है। तो दोस्तों सामान का तुलना सामान से किया जाए तो सामान महंगा नहीं है। हम तमाम साथियों, यदि सामान महंगा रहता तो बार बार परचेज नहीं करते, यदि सामान में क्वालिटी नहीं रहता तो हम लोग बार बार सामान को परचेज नहीं करते। हम लोगों को सामान यूज करने के बाद पता चला कि हम लोगों को सामान बिल्कुल शुद्ध सामान मिला और उचित दाम पर मिलता है, तो हम लोग बार बार परचेज करते हैं। तो इसलिए सामान महंगा नहीं है। तो उसके लिए ओरिजिनल बिल, कंप्यूटराइज बिल, एसएमएस माने कि कंप्यूटराइज बिल के माध्यम से हम लोगों को सही सही बिल का प्रावधान किया गया, ताकि दाम बेसी नहीं लिया जाए, जो उचित दाम है वो भी लिया जाता है। दोस्तों अगला और पॉइंट है, जो यदि आपको सामान ले भी आए हैं पीयूसी से या किसी पीयूसी से लाए हैं, तो यदि आपको सामान पसंद नहीं है तो उसमें आप 30 दिन की वापसी का भी कंपनी ने प्रावधान रखा है। जो सामान पसंद नहीं है 30 दिन के अंदर आप वापस भी कर सकते हैं। दोस्तों ये 5वां पॉइंट है। 6ठा पॉइंट है, जो सबसे जबरदस्त वाला पॉइंट है, वो है फ्यूचर, वो है भविष्य। ये सिस्टम हमारा, हमारे फैमिली का और हमारे बच्चों का, ये भविष्य का भी ध्यान रखता है। दोस्तों ये 6 लाभ है। बहुत अच्छा लगा हमने ये बातों को रखे। इतना लाभ है। थैंक यू सर। संजय सर, ओवर टू संजय सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने आरसीएम क्या है अपनी शब्दों से आज क्लियर किया हम सारे लोगों को। आरसीएम के विषय में आपने बताने का प्रयास किया, लेकिन आरसीएम क्यों करना चाहिए? हम बहुत सारे लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद आरसीएम में बस चेक करने लग जाते हैं। जो आरसीएम को थोड़ा सा देखते हैं, जो आरसीएम छू के जो भाई कैसा है, तो बस ये चेक करने का चीज नहीं है साथियों। बहुत सारे लोगों ने इसको किया भी है और करके अपना इतिहास भी बनाया है। बहुत सारे लोगों आपके बीच हैं जो उपलब्धियों का हासिल किया है। तो आज आरसीएम क्यों करना चाहिए, इसको क्लियर करने के लिए हमारे बीच एक ग्रेट शख्सियत, एक पर्सनालिटी के धनी व्यक्ति हैं, और उन्होंने जो कुछ भी किया है वो जिद्दी बन करके किया है। आज वो अपने आप को साबित किया है इस प्लेटफॉर्म पर, जहां अगर कोई इंसान कर सकता है तो वो मैं भी कर सकता हूं। वो और कोई नहीं, हमारे बीच हंसता मुस्कुराता चेहरा मिस्टर राम प्रकाश, डॉक्टर राम प्रकाश जी। आज आइए सर, वेलकम है, आपका स्वागत है। हम लोग आपका वेलकम करना चाहते हैं। आइए अपनी बातों को रखें। जी सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, आवाज साफ जा रही है? जी जी, आ रही है जी। जय आरसीएम दोस्तों, सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिए। और ये निश्चित रूप से हम सारे साथियों के लिए एक बेहतरीन मार्ग, बेहतरीन रोड मैप तैयार होगा। और जब ये क्वालिटी हम और आप में आ जाएगा तो निश्चित रूप से वो पिन भी हमारे आपके सीने में होगा, क्योंकि पिन कभी ये नहीं कहती कि आप आओ और हम आपके गले लगते हैं, लेकिन आपके मेहनत में यदि वो दम है तो वो पिन भी कहता है कि हम लगेंगे तो आपके ही कॉलर में लगेंगे। क्यों कि पिन भी अपने को चाहता है कि हमको पहनने वाला कैसा मिले, और वो क्वालिटी हम और आप में होना चाहिए। और ये भी नहीं कि किन्हीं में ये क्वालिटी नहीं है, हम सारे में हैं। तो आज मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं सर का, जिन्होंने हम पे भरोसा करके बोले कि आज आपको आरसीएम बिजनेस में क्यों करना है।
दोस्तों यदि जिंदगी में किसी का भी क्यों क्लियर नहीं हो तो वो जिंदगी में कहीं नहीं जाता। यदि आप स्टेशन पे जाएं और बोलें कि मुझे कहाँ जाना है, मैंने एक टिकट दे दो, तो टिकट वाला पूछेगा ना कि कहाँ जाना है। जी और यदि हम नहीं बता पाए तो वो कहीं का टिकट नहीं देगा। इसीलिए आरसीएम सिस्टम में यदि प्लान रीढ़ की हड्डी है तो इस सिस्टम में ये क्यों भी पेट्रोल है सर। और इस पेट्रोल के बिना ना कोई बाइक चल सकती है, ना कोई मोटर गाड़ी चल सकती है, और ना एरोप्लेन चल सकता है। और यदि उस पेट्रोल रूपी चीज को समझ गए तो दुनिया में क्या नहीं है जो चल नहीं सकता है, वो चल सकता है। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप चलाने के लिए तैयार हैं। यू आर एक्साइटेड? यस। तो निश्चित रूप से वो चलेगा। मैं इस कार्यक्रम को एक छोटा सा परिचय के साथ शुरू करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर राम प्रकाश साहू है। मेरा जन्म चतरा गांव में हुआ था और मेरा कर्म स्थली जो है वो मानसी घरारी है। और मजे की बात यह है कि जन्म मेरा खगड़िया ब्लॉक में हुआ और मेरा कर्म स्थली मानसी में है। और मैं शुक्रगुजार हूं अपने माता पिता का, जिसके कारण मैं इस धरती पे आया। और ये पहचान जो शुरुआती दौर में मुझे डॉक्टरी का मिले, वो दूसरा भगवान थे मेरे बड़े भाई डॉक्टर RL साहू, जिनका मैं इस जीवन में कभी भी मतलब उनका जो किया हुआ कर्म है वो भुला नहीं सकता। और तीसरा यदि है तो मेरे जीवन में एक शख्स का, वो शख्स का नाम अन्य कोई नहीं, वो बाबूलाल हैं, जिन्होंने ये हिम्मत करके मेरे केबिन में सर को लेके आए। उस दिन मुझे वो सर क्या नजर आ रहे थे मुझे पता नहीं, लेकिन आज वो सर हमें भगवान नजर आते हैं और उनकी हर एक बात मेरे सीने से लगती है और वो मेरा विजन बनता है। तो मैं सारे दोस्तों से चाहूंगा इन सारे व्यक्तियों के लिए एक जोरदार तालियां। दोस्तों एक चीज निश्चित है, यदि क्यों क्लियर हो गया तो जिंदगी में किसी चीज की ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम आरसीएम में यदि नहीं करने का 100 कारण हो तो 1000 कारण है आरसीएम में कि हम आरसीएम क्यों नहीं करेंगे। करने का बहुत सारा कारण है। ये दुनिया परिवर्तनशील है। हम इस दुनिया के समय को नहीं रोक सकते, हम इस दुनिया के चाल चलन को नहीं रोक सकते। तो निश्चित रूप से इस दुनिया में भी ये 3 चीज चलेगा जो कभी न किसी के बस में रहा, न आने वाले समय में रहेगा और न वर्तमान में भी किसी के पास है। और वो है रफ्तार। और वो रफ्तार यदि है तो उसको हम 3 तरीके से देख पाते हैं। क्यों कि मैंने उसी क्यों को क्लियर करने के बाद जब हमने चलना शुरू किया तब जो भी कामयाबी सर के आशीर्वाद से मिला वो मेरे साथ है। और वो रफ्तार का जो मेन है कि क्या जनसंख्या रुक सकती है कभी, क्या महंगाई रुक सकती है, क्या बेरोजगारी रुक सकती है। हम ना जनसंख्या रोक सकते हैं, ना महंगाई रोक सकते हैं, ना बेरोजगारी रोक सकते हैं। तो निश्चित रूप से सर ये महंगाई को भी यदि हम नहीं रोक पाएंगे तो क्या हम सबको पता होना चाहिए कि क्या ये महंगाई का रफ्तार क्या है। क्या हम इस महंगाई के रफ्तार को रोक पाएंगे? क्या हम अपने बच्चे को इस महंगाई रूपी आंधी से, महंगाई रूपी डाइन से बचा सकते हैं? क्या ये सर्प हमारे बच्चे को नहीं डसेगा? और यदि डसने का कारण समझ में आ गया और वो रफ्तार समझ में आ गया तो निश्चित रूप से हम अपने रफ्तार को उस महंगाई के रफ्तार से बढ़ा करके हम अपने बच्चे को सुरक्षित जोन में कर सकते हैं। और यदि वो कारण है तो उस रफ्तार को नापना है। क्योंकि हम किसी भी नदी में, किसी भी कुआं में, किसी भी नल में आपको नापना होता है। आप कितने जोर से पानी दबाएंगे तो कितना आएगा ये आप पे डिपेंड करता है। नदी में कितना मैंने हौसला के साथ हम तैर पाएंगे, क्या मेरी काबिलियत है, तो आप उस नदी को पार करता है। और देखना हो तो सर क्लियर है, आप नदी के किनारे खड़े हो जाइए, छोटा नाव भी चलती है, बड़ी नाव भी चलती है, लेकिन कैपेसिटी के हिसाब से सवारी को इस पार से उस पार करती है। और वो धार के विपरीत अपना बनाता है रफ्तार,
तो वो पार कर पाती है, और वो यदि धार के साथ बहेगा तो वो नाव पार नहीं करेगा। वो नाव जहां पर इच्छा होगा उसका वहीं पे पार करेगा। तो क्या हम आप सारे दोस्तों उस रफ्तार को स्वीकार करेंगे जो हमको जहां चाहे वहां ले जाएगा? नहीं दोस्तों, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और जब जिंदगी में हमारे लाल बाबू सर का बहुत बहुत उस पर कृपा हुआ, जो एक दिन हमको बैठा दिए थे सुजीत सर के मीटिंग में, और उसी दिन अनुपम सर बताए थे कि ये महंगाई की रफ्तार क्या है। तो दोस्तों उस दिन हम ये समझ गए कि इस महंगाई के रफ्तार को हम तोड़ के रहेंगे। और वो सर बताए थे कि 1940 की यदि बात करो तो 1940 में 1 रुपया कमाने वाला अपने आप को गरीब के जोन में समझते थे, 4 रुपया कमाने वाला मध्यम वर्गीय हुआ करते थे, और जो 10 रुपया कमाते थे उस समय अमीर लोगों के गिनती में हुआ करते थे। और समय बदलते चला गया, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। और 1960 आते आते वही अमीर आदमी का जो इनकम था, वही अमीर इनकम का जो अमीरों का खर्चा था, वो गरीब के घर आ गया। और यदि वो 10 रुपया नहीं कमाएगा तो उसका घर नहीं चलेगा। और यदि उसी समय मध्यम वर्गीय लोग जो हैं वो यदि 40 रुपया नहीं कमाएंगे तो उनका भी काम चलने वाला नहीं था, और वो 100 रुपया में उधर कन्वर्ट हो गए। और इस तरह से यदि हम देखते चले गए तो 60 आते 80 आते आते वो 10 100 में कन्वर्ट हो गया। फिर 2000 आते आते वो 1000 में कन्वर्ट हो गया महंगाई। और 2020 आते आते आज का जो समय है दोस्तों, क्या 10,000 यदि हम 1000 पे 1 जीरो डालें तो क्या 10,000 होता है? और निश्चित रूप से छुपा हुआ किसी से नहीं है। आज यदि पूछा जाए तो 10,000 कमाने वाले व्यक्ति का पर्सनल कैपेसिटी क्या है? आज बहुत सारे लोगों के पास हम जाते हैं, बात भी करते हैं, बहुत सारा तोप भी सुनते हैं, बहुत सारा जो है गोली खा के भी आते हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि उस व्यक्ति के पास भी क्या इस बात का जवाब है कि यदि वो आज पीएचडी करके भी किसी के यहाँ 7,000 में नौकरी करता है तो उससे बढ़िया मजदूर है जो कम से कम 300 से 400 रुपया में किसी के यहाँ काम करके आता है, और उसके पास कोई रिस्क नहीं होता है। वो सवेरे समय से जाता है और शाम को आता है, 400 से 500 रुपया जेब में रखता है, और उसकी औकात आज का 10,000 है। उस व्यक्ति की औकात आज वो साइकिल सोच सकता है, इससे ज्यादा सोचने की नहीं है। उसके घर में किसी प्रकार की परेशानी हो जाए तो उसका जीवन कर्ज में चलता है। और दोस्तों हम याद दिला दें, दुनिया में हम भी उस जगह का कदम देखे थे, और उसमें ये पता चला था कि कभी भी कोई आदमी किसी से भी कुछ मांगता है तो पहले वो 100 बार मरता है। दोस्तों आज की यदि बात करें तो अभी 40,000 कमाने वाले व्यक्ति मध्यम परिवार कहलाते हैं, लेकिन वो गरीब के क्षेत्र में आ चुके हैं। और यदि विश्वास नहीं हो दोस्तों तो आज 40,000 कमाने वाले को चेक कर ले, वो जिंदगी गुजारते नहीं, जिंदगी काटते हैं। और काटने की बात यहाँ पर नहीं, वो कपड़े लत्ते में काटते हैं। और यदि उनको बाजार जाना है दोस्तों तो वो यदि 50 किलोमीटर जाएगा तो 70 रुपया का पेट्रोल डालता है, 100 रुपया का डालता है। और आज यदि पेट्रोल बाइक वाले का देखेंगे भीड़ बहुत है, लेकिन वहां पे अब 50, 20, 30, 100 का डालते हुए देखेंगे। मैं 1-2% की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी जो होता है व्यक्ति वो बिजनेसमैन होता है और वो समय के रफ्तार को पहचानता है। तो जब भी पेट्रोल भरने जाता है तो वो टंकी फुल कराता है। क्या दोस्तों इस तरह कटी हुई जिंदगी में हम लोग जिएंगे? क्या आज जो व्यक्ति 1 लाख रुपया नहीं कमाता है, और यदि वो 1 लाख रुपया आज के दिन में कमा रहा है तो आज अमीर नहीं है? जैसे 10 रुपया वाला अमीर 1940 में हुआ करते थे तो आप पटना में पूछते तो वो बता देता, लेकिन आज के डेट में उस 1 लाख वाले आदमी को अपने पंचायत में पूछिए तो नहीं बताएगा। अरे महंगाई की रफ्तार इस बात से जानिए दोस्तों, 1960 में 80, 28 से 58 रुपया कमाने वाला व्यक्ति अपने छोड़ दीजिए किसी गरीब व्यक्ति के बच्ची को शादी कराने में 30 रुपया देता था, और ये कभी नहीं कहता था कि पैसा सूद के साथ देना, बोलता था दे हो जाएगा तो दे देना, नहीं तो मस्त रहना,
मैं उस आदमी से आज पूछना चाहता हूं कि आपका पेमेंट 70,000 से 1.5 लाख हो गया, क्या आप में वो औकात है कि आप अपने बच्ची का 1 साल के पेमेंट से शादी करा सकते हैं? साथियों हम तो लोग दोस्तों उसका जवाब ये किया आएगा, नहीं करा पाएंगे। लेकिन एक ये मिनट सर, समय की रफ्तार है। यस सर। दोबारा हम लोग पुनः जुड़ेंगे, सारे साथियों से आग्रह है दोबारा पुनः जुड़ेंगे क्योंकि कटने वाला है। और राम प्रकाश जी कटेगा फिर तुरंत आ जाएंगे हाँ सर। तुरंत सारे लोग जुड़ेंगे और राम प्रकाश जी कंटिन्यू करेंगे। जी जी, थैंक यू सर। तो आज उनकी ये स्थिति है, जो किसी का करा सकता था वो साल भर का नहीं करा सकता है। तो सोच के देखिए दोस्तों, क्या हम सारे आदमी नहीं, पूरा विश्व मिलके भी इस समय के रफ्तार को रोक सकता है? ये 2040 भी आएगी और आएगी, और उस समय जो गरीबों